एवरीवन, आज हम अपने इस करंट अफेयर सीरीज में देखेंगे दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि दिसंबर के लास्ट वीक के होंगे। 7 दिनों के सबसे महत्वपूर्ण 10 एमसीक्यू होंगे। इसमें हम देखेंगे कि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना जिनकी सबसे ज़्यादा है। इनमें से जो लोग 7 क्वेश्चन सही कर लेते हैं वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका कट ऑफ होगा 7। 10 क्वेश्चन में जिनका 7 होगा वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोगों ने 7 से अधिक सही किए। अगर 7 से कम भी सही होते हैं तो कोई बात नहीं, आप 7 से कम है तो भी कमेंट कीजिए कि आपने कितना सही कर लिया। अगर आपका एक भी सही होता है तो भी कमेंट कीजिए, शून्य हो रहा है तो भी कमेंट कीजिए। अब नीचे कमेंट करके बताइए आपने कितना सही करने का प्रयास किया। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आगे बढ़ें उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा एंड बर्ड फ्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन कह रहा है कि संक्रमित जीव जीवित या मृत, जो संक्रमित पक्षी है वो जीवित हो या मृत हो, उसके निकट संपर्क में आने वाले व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है। दूसरा कह रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। कौन सा? एवियन इन्फ्लुएंजा, मतलब H1N1 वायरस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। तीसरा कथन कह रहा है एक जो यह एवियन इन्फ्लुएंजा है मनुष्य के शोषण पर पथ पर हमला करता है और गंभीर शोषण कारक का कारण बनता है, मतलब सांस लेने में समस्याएं उत्पन्न करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है 1, 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। उम्मीद है आपने सही आंसर चयन कर लिया होगा। इसका अगर आपने इसमें चयन किया है सी तो आप बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेज़ी से फैलने का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। WHO के अकॉर्डिंग ये मनुष्य में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेज़ी से नहीं फैलता है। तो दूसरा गलत है, 1 और 3 सही है, इसमें सी आंसर सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है WHO के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला है फैलता है या नहीं फैलता है। अगर अन्य देख लिया जाए तो यहाँ पे जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर उनको निमोनिया हो सकता है, खांसी हो सकता है, बुखार हो सकता है, गले में खराश हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, दस्त हो सकता है। इतनी समस्याएं हो सकती हैं एवियन इन्फ्लुएंजा से, मतलब H1N1 वायरस से ग्रसित व्यक्ति को। अगर जिन लोगों ने सी चयन किया था उनका सही आंसर, अन्यथा गलत है तो आप गलत में काउंट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है जो किनमें से होकर बहती है? मतलब नील नदी का संबंध किससे है? क्वेश्चन का अर्थ ये है कि नील नदी का संबंध इनमें से किससे किससे है। तो बताइए, एक पहला सेंटेंस है लाल सागर से, मतलब रेड सी से। दूसरा है मेडिटेरियन से, मतलब भूमध्य सागर से। तीसरा है विक्टोरिया झील। इनमें से कौन सा सही है? ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 2, डी कह रहा है 1, 2, 3। आप अपना सही आंसर चयन करिए, इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है आपने चयन कर लिया होगा। आपने सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो रेड सी कट सकता है, क्योंकि रेड सी से नील नदी का कोई संबंध नहीं है। अगर रेड सी को जैसे ही आप काटेंगे तो ए भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। सही आंसर हमारा बी निकल जाएगा। बी इसका सही आंसर, जिन लोगों ने बी लगाया है उनका सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विक्टोरिया झील लेक है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। रेड सी, यहाँ पे रेड सी का संबंध नील नदी से कुछ भी नहीं है, तो आप काट कर सकते थे उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PIL दाखिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस अधिकार क्षेत्र के तहत प्रारंभ किया था? सुप्रीम कोर्ट ने PIL किसके अंतर्गत प्रारंभ किया था? पहला कह रहा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, दूसरा कह रहा है अधिकार क्षेत्र, तीसरा सेंटेंस कह रहा है, मतलब सी कह रहा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, डी कह रहा है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत, मतलब मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। इनमें से कौन सा सही है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने PIL प्रारंभ किया था? उम्मीद है आपने सही आंसर चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने बी चयन किया है अधिकार क्षेत्र, मतलब रीट के अंतर्गत, तो उनका सही है, बी इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ अन्य तथ्य, जैसे कि PIL शुरू हुआ था 1980 के दशक में, ये पहला फैक्ट है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास PIL दाखिल कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत दाखिल करते हैं PIL। ये 3 तथ्य आप याद रखिएगा। हो सकता है स्टेट PCS जैसे एग्जाम में पूछ ले, या फिर CGL CHSL जैसे एग्जाम में पूछ ले। इस तथ्य डेट पूछ सकता है आपसे, या फिर अनुच्छेद 32 या 226 के संबंध में पूछ सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1872 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस कह रहा है इसे ब्रह्मा समाज द्वारा सरल विवाह समारोह के रूप में शुरू किया गया अभियान के बाद लागू किया गया था। तीसरा कह रहा है इसके अंतर्गत विवाह अंतर विवाह मतलब इंटरकास्ट विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है कि 1 और 3, बी कह रहा है सॉरी इसमें 2 ही कथन है तो केवल एक, ए कह रहा है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है उपरोक्त सभी, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर देखें हम तो इनमें से केवल एक सही होगा, वो है ए, क्योंकि हमने यहाँ 3 काट दिया था तो केवल ए सही है। अगर जिन लोगों ने ए लगाया है केवल एक माना है तो उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये प्रतिबंध नहीं लगाता था अंतर्विवाह। ये क्या करता था, अगर 2 कास्ट के लोग शादी करते हैं तो बोलता था या तो लड़की जो है बर पक्ष मतलब लड़की या तो पुरुष के अंतर कन्वर्ट हो जाए या फिर पुरुष महिला के कास्ट में कन्वर्ट हो जाए, दोनों एक कास्ट में आ जाए जिससे रिलेशनशिप चले। बस यही प्रोविजन करता था, ये प्रतिबंध नहीं लगाता था। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, संशोधन करके ये प्रोविज़न ही ख़त्म कर दिया गया। मतलब अगर 2 लोग शादी करते हैं वो अपने अपने धर्म को फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SMA एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत 1954 के तहत संशोधन करके हटा दिया गया। तो चलिए जिन लोगों ने केवल एक सत्य माना था उनका सही है, वो सही में काउंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम हाल ही में खबरों में था, ये किस नदी पे बनाया जा रहा है। बताइए। पहला कह रहा है इसे कांगो नदी पे बनाया जा रहा है, बी कह रहा है इसे जाम्बेजी नदी पे बनाया जा रहा है, सी कह रहा है इसे नाइजर नदी पे बनाया जा रहा है, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सही आंसर का चयन कीजिए। बताइए किस नदी पे बनाया जा रहा है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। उम्मीद है सभी लोगों ने वीडियो रोक करके अपना सही आंसर चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने डी चयन किया उनका सही है। क्यों? क्योंकि ये इनमें से किसी भी नदी पे नहीं बनाया जा रहा है। इसका सही आंसर डी है, क्योंकि नील नदी पे बनाया जा रहा है और इसे 2011 में शुरू किया गया था। फिर कंट्रोवर्सी होने के कारण इसे रोक दिया गया था। फिर से इस समय 2020 में इथोपिया, सूडान, मिस्र और साउथ अफ्रीका ने मिल करके, साउथ अफ्रीका नहीं, यही 3 कंट्री हैं, इन लोगों ने मिल करके फिर से शुरू किया है इस परियोजना को, जिसलिए न्यूज़ में था। और ये नील नदी पे बनाया जा रहा है, ब्लू नील नदी पे बनाया जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, ब्लू नील नदी पे शुरू किया गया है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इजिप्ट का लोकेशन, सऊदी अरब का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सूडान का, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान, इथोपिया, युगांडा, इन सबको नॉर्थ साउथ में ध्यान रखिएगा। नॉर्थ में देखें तो सबसे बड़े इजिप्ट है, साउथ में देखें तो युगांडा आएगा, यहाँ पे केन्या है, सोमालिया है, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। सबसे करीब अगर पूछ ली ग्रैंड रेनेसा डैम के, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम के करीब कौन है, तो सबसे करीब है इनमें से इथोपिया, फिर है नॉर्थ सूडान, फिर साउथ सूडान है, उसके बाद हो जाएगा युगांडा, फिर इजिप्ट। इजिप्ट सबसे दूर है। अब नॉर्थ साउथ इसको अलग अलग डायरेक्शन से समझ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दे पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य शीतलहर की स्थिति का अनुभव करता है। इनमें से कौन सा राज्य है जो शीतलहर के प्रभाव को महसूस करता है, वहाँ पे शीतलहर के प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। पहला कह रहा है राजस्थान, दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश, तीसरा कह रहा है उड़ीसा, चौथा कह रहा है चंडीगढ़। कथन दिया है 1, 2, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है केवल 2 और 4, डी कह रहा है कि सभी। ये सभी राज्य डी कह रहा है, डी के अनुसार ग्रसित मतलब शीतलहर के प्रभाव का अनुभव करते हैं। तो बताइए क्या राजस्थान अनुभव करता है शीतलहर का। आप सही आंसर का वीडियो रोक करके सही आंसर का चयन करके फिर से प्ले कीजिए। तो इसका सही आंसर है डी, ये सभी राज्य शीतलहर का अनुभव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीतलहर के कौन कौन से राज्य मतलब महसूस करते हैं शीतलहर का प्रभाव। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ कुछ अन्य मतलब उत्तर पूर्व के राज्य, उत्तर प्रदेश भी है, यहाँ पे मतलब शीतलहर का प्रभाव अनुभव करते हैं। शीतलहर का प्रभाव क्या होता है अभी अगले वीडियो हम अगले क्वेश्चन में इसको समझेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे समझा दें तो अगला क्वेश्चन हो सकता हो कि आप सॉल्व कर लें उसको, इसलिए उससे फ़ायदा हो जाएगा आपको। तो उसको हम नहीं समझाएंगे, उसको उसी क्वेश्चन में हम हल करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य जो हैं शीतलहर के प्रभाव से ग्रसित हैं। अगला क्वेश्चन है कि IMD केवल शीतलहर की घोषणा करता है जब एक किसी जगह का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। दूसरा है
हाल के अध्ययन के अनुसार शीतलहर के दौरान मादक पेय का सेवन करने की सिफारिश नहीं की जा रही है, क्योंकि शरीर का तापमान इससे कम हो जाता है। अगर मादक पेय का सेवन मतलब एल्कोहल का सेवन करने से शरीर का तापमान गिर जाता है, जिसके लिए रोका गया, प्रतिबंध कर दिया गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी कह रहा है सभी सत्य हैं। तो इनमें देखें तो पहला असत्य है। आपने सही आंसर चयन कर लिया होगा तो वीडियो पॉज करके तो देख रहे हैं इसमें पहला असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। आप याद रखिएगा 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिरावट आती है तो शीतलहर का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अगर 60 डिग्री या 0 डिग्री तक गिरावट हो जाती है तो उसको गंभीर रूप से हम शीतलहर मानते हैं। तो पहला गलत हो गया, पहला कट करते ही हमारा आंसर मिल जाता है। दूसरा सही है इसमें, तो बी इसका सही है। 2 केवल बी में है तो बी सही है इसका आंसर। जिन लोगों ने बी लगाया उनका सही है, क्योंकि तापमान मतलब गिरने शीतलहर की स्थिति में मादक पेय पीने से हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं लोग, अर्थात शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से गिर के 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि हाइपोथर्मिया का शिकार होते हैं वो लोग। आप यहाँ पे देख सकते हैं अन्य चीज़ें, यहाँ पे देख लीजिए 5 से 6 डिग्री सेल्सियस गिरने पे शीतलहर की घोषणा होती है। 0 से नीचे गिरने या फिर 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे अचानक गिर जाए, जो न्यूनतम तापमान उसे 60 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाए तो भी गंभीर शीतलहर घोषित किया जाता है। हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है अगर शराब पीता है कोई व्यक्ति शीतलहर की स्थिति में। तो हाइपोथर्मिया से पीड़ित व्यक्ति का तापमान, शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 37 से घट करके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिक देशों के सदस्य कौन कौन से हैं इनमें से? बताइए बेसिक देश के सदस्य कौन कौन से हैं इनमें से? कूट दिया हुआ है। पहला है ब्राज़ील, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा है चीन। बताइए इनमें से कौन से बेसिक देश के सदस्य हैं? उम्मीद है आपने सही चयन कर लिया होगा। तो हम देखें तो बेसिक होगा ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। तो ब्राज़ील इसमें है, दक्षिण अफ्रीका है, चीन है। 1, 3, 5 सी में है। सी इसका सही आंसर। जिन लोगों ने सी लगाया उनका सही है। यहाँ पे रेड में जो भी कंट्री हैं वो बेसिक के सदस्य हैं, बेसिक के पार्ट हैं। तो ये यहाँ पे 4 कंट्री हैं, तो आप देख सकते हैं उनको। इसका गठन हुआ था 28 सितंबर 2019 को। इसका मूल उद्देश्य ये है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, और ये मिल करके एक दूसरे से धन जुटाने और एक दूसरे का सहायता करने के लिए काम करते हैं। बेसिक कंट्री, इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। हो सकता है आपसे पूछ ले किसी एग्जाम में कि बेसिक देशों का उद्देश्य क्या है, तो आप बता सकते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत वैश्विक बाघों के मतलब टाइगर सेंसस के आधार पर बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो भारत में विश्व के 75% टाइगर रहते हैं। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैठक हुई थी जहाँ पे बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए एक संकल्प पारित किया गया था। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत में नवीन टाइगर जनगणना के सेंसस के अनुसार 5 बाघ परिदृश्य क्षेत्र के अनुसार पश्चिमी घाट परिदृश्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? ए कह रहा है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है 1, 2 दोनों सही है, डी कह रहा है कोई भी सही नहीं है। आप सही आंसर का चयन कीजिए वीडियो रोक करके। उम्मीद है आपने सही आंसर का चयन कर लिया होगा। इसमें सही आंसर का चयन अगर हम करें तो पहले हम देखेंगे दूसरा गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट यहाँ पे दिया हुआ जो कि गलत है, पूर्वी घाट होगा। पहला सही है। 75% भारत में टाइगर की जनसंख्या रहती है विश्व की, और 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए एक संकल्प पारित किया गया था। तो ये सही है। इसमें केवल 1 सही है। तो जिन लोगों ने ए लगाया है उनका सही है, आप सही काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए भारत में 2967 बाघ हैं, अनुमान है लगभग में इतने हैं। और यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ की बाघों की संख्या 75% है। ये यूपीपीसीएस में 2020 के यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। 2022 तक लक्ष्य रखा गया था। सेंट पीटर्सबर्ग में बैठक हुई थी जहाँ पे 2022 तक 2 गुना करने के लिए, अगर आपके पास 2 शेर हैं तो उनको 2022 तक 4 करना था। यूँ समझिए, आसानी से समझ में आएगा। अगर देखें तो भारत में 5 बाघ परिदृश्य हैं। पहला है शिवालिक हिल, दूसरा है गंगा मैदान, तीसरा है मध्य भारतीय लैंडस्केप, चौथा है पूर्वी घाट, पाँचवा पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ब्रह्मपुत्र मैदान, सुंदरवन। इन सब में पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक देखें जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, तो ये है मध्य भारत और पूर्वी घाट।
इसलिए वहाँ गलत हो गया था। मध्य भारत और पूर्वी घाट में सबसे अधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। जिन लोगों ने उस क्वेश्चन में लगाया था अपना आंसर, केवल एक उनका सही था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि GEF अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के उद्देश्यों को पूरा करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए धन प्रदान करता है। GEF इन सम्मेलनों में से किस के लिए वित्तीय तंत्र प्रदान करता है? बताइए इनमें से कौन से कन्वेंशन के लिए GEF फंडिंग करता है? पहला कह रहा है CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे फंड करता है। दूसरा कह रहा है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन पे फंड करता है। UN कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन पे फंड करता है। चौथा है मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी पे फंड करता है। तो बताइए इनमें से किसके लिए फंड करता है GEF? उम्मीद है आपने सही आंसर चयन कर लिया होगा। जिन लोगों ने भी D का चयन किया है तो उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है GEF ये फंड करता है UNFCCC को भी। तो 5 संस्थाओं को ये फंड करता है, CBD, UNFCCC, POP और UNCCD। मीनामाटा कन्वेंशन मरकरी के लिए भी फंड करता है, इसको कंट्रोल करने के लिए, पारे को के उपयोग को कम करने के लिए भी फंड करता है। तो इन सब के लिए करता था। जिन लोगों ने D लगाया था उनका सही है। अगर आप लोगों ने जितना स्कोर किया आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं किन लोगों ने 7 से अधिक स्कोर किया है। तो आज इस सीरीज़ के लिए बस इतना ही। ये देखने के लिए सीरीज़ धन्यवाद।